आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बीमा एप्लीकेशन सपोर्ट, यानी कि किस तरह से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्रीमियम अदायगी को लेकर आसान बनाने के लिए एक नया मैकेनिज्म शुरू किया है। खास बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस मार्केट साइज टू 2025 तक 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट साइज करीब 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब हमारे सामने बात यह है कि इस साल 1 मार्च से लागू हुआ ये मैकेनिज्म कंज्यूमर्स के लिए कितनी हिफाजत देगा और प्रोसेस को कितना आसान करेगा, साथ ही ये भी कि आज के मार्केट के लिहाज से इन्वेस्टर्स को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को। जाने माने एक्सपर्ट IBBI में कंसल्टेंट राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका, और साथ ही हैं जाने माने वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। थैंक यू। आप दोनों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुरुआत हम करेंगे राकेश जी से। और राकेश जी, ये बताएं कि जिस तरह से बीमा के नाम से एक खौफ था एजेंट्स का कि अपना पैसा चला जाएगा, पता नहीं बाद में बीमा मिले ना मिले, और उसके बाद उसका रिफंड कैसे होगा, ये एक ऐसी चीज़ थी जो शायद इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा स्केप्टिज्म बोल दो, या फिर ये कहो कि बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए उठाया गया कदम है? बीमा वर्षों से हमने देखा है कि इंश्योरेंस एजेंट बेस रहा है। आदमी को इंश्योरेंस का ज़रूरत है, लाइफ इंश्योरेंस का भी है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी है। जिस तरह से लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, उसका मार्केट ग्रोथ भी उतना ही हो रहा है। और एजेंट्स का जो काम है वो इस तरह से है कि वो पहले जाके एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि आम आदमी लगता है कि ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब तक पैसे इंश्योरेंस कंपनी के खाते में जमा नहीं हो जाते थे, तब तक आपकी पॉलिसी जो लागू नहीं होती थी। तो 2 चीज़ें इसमें ये देखने में आई हैं। सरकार ने भी, इंश्योरेंस कंपनी ने भी, IRDA ने भी, सभी रेगुलेटर्स ने सबके मिलकर सोचा कि किस तरह से इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके छोटा किया जा सके, जिससे कि जो कंज्यूमर है, जो इंश्योर ले रहा है, उसकी सुविधा बनी रहे, उसको जानकारी मिले कि उसके इंश्योरेंस का जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस क्या है। अब पहले आपके अकाउंट से पैसे चले जाते थे, ये जो नई एक प्रणाली निकाली है, नई सुविधा जो दी है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब ये है कि आपने अपना एप्लीकेशन जो दिया है उसके साथ साथ अपने पैसे दिए नहीं है, केवल ब्लॉक किए हैं। वो पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे और आपको उसके ऊपर जितना मीटर उसमें मिलता रहेगा, और आपको बार बार इंश्योरेंस एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरी पॉलिसी कहाँ है। यदि आपने ये प्रणाली में अपना कंसेंट दिया है, अपना अप्रूवल दिया है, तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। जैसे ही आपकी पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, आपके पैसे आपके अकाउंट में कटेंगे। ये एक नई सुविधा दी गई है जी। और साथ ही हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है मन में, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, तो उठाइए अपना फ़ोन और कीजिए हमें कॉल। सिद्धार्थ आपके और राकेश जी सब जो है जवाब देंगे आपके सवालों के। सिद्धार्थ, ये बताएं कि एक इशू आता था हेल्थ इंश्योरेंस में भी, अभी भी आता है, कि सपोज अगर अपने पेरेंट्स का करवाना है आपको इंश्योरेंस, तो बीमा करवाने के लिए आपने सब फॉर्म भर दिए, आपने पैसे भी जमा कर दिए, सब कुछ कर दिए, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद पता चल रहा है जी बीमा नहीं हो सकता। और फिर से एक तो फ्रस्ट्रेशन कि बीमा नहीं हो सकता, ऊपर से फिर रिफंड लेने की माथापच्ची। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये सब लागू रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ।
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल डेटा पे लेके जाऊंगा, जहां से मैं आपको ये समझाऊंगा कि आसपा जो एक एप्लीकेशन, एक मैंडेट जो सरकार ने ऑलमोस्ट एक डिकेड पहले आईपीओस के लिए स्टार्ट किया था, आज उन्होंने 1 मार्च से इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी ये एक मैंडेट स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान, जब भी आप एक इंश्योरर लेता था तो उसके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते थे जहां वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता था। या तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं, या आप एनईएफटी कर सकते हैं, या आप चेक्स के थ्रू कर सकते हैं। और उस प्रोसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पूरी एक स्क्रूटनी होती है, जब स्पेशली जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जहां आपके नंबर ऑफ, आपका एज देखा जाता है, आपकी मोर्टेलिटी देखी जाती है, आपके डिपेंडेंट्स देखे जाते हैं, आपका ये देखा जाता है कि आपके पुरानी कोई डिजीज है या नहीं है। तो इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस, ये बहुत टाइम लेता था। अब चेक्स तो आपने जमा कर दिया है, तो इसका मतलब पैसा तो कट गया है अकाउंट से, और एक इंश्योरर को यह लगता था कि हाँ, मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। बिकॉज एक हेल्थ इंश्योरेंस काफी कम्बरसम प्रोसेस है, तो उसमें कम से कम 10 से 15 दिन भी लग जाता था। अब प्रॉब्लम यह होती थी कि पैसे तो आपके अकाउंट से कट गए, बट यू वर नॉट श्योर कि पॉइंट 1 आपको वो एप्लीकेशन, आपका प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, और आपका सक्सेसफुली वो काम हुआ या नहीं हुआ। वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जहां सरकार को यह लगा कि पैसा कट गया बट पॉलिसीज नहीं डेवलप हो पाई या नहीं मिल पाई। तब सरकार ने 1 मार्च से आसपा का एक प्रोविजन स्टार्ट किया। सरकार ने यह बोला कि जिस तरीके से आईपीओस में एक मैंडेट लग जाता है, उसी तरीके से इंश्योरेंस में भी एक मैंडेट लगाएंगे हम, जहां रियल टाइम पैसा आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। उसमें आपको एक सेविंग्स बैंक के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, आपको उस पर रिटर्न आएगा, और जिस समय आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेशली द हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तब वो आपका पैसा कटेगा एंड यू विल बी सक्सेसफुली, यू विल बी एबल टू गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी। इससे फायदा ये हुआ कि सबसे पहले रिजेक्शन का डर जो एक इंश्योरर के अंदर था, इतना पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसे होगा, वो खत्म हुआ। एंड सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि रियल टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। उसको सेविंग्स बैंक का अकाउंट रिजल्ट भी मिल रहा है, रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। सेकेंडली उसका जब पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है तब उसका पैसा कट रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो इस असमंजस में नहीं पड़ा हुआ है कि क्या मेरा पैसा रिटर्न ना हो जाए। तो ये कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू द माइंड, जो 1 मार्च 2025 से जो सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान में एक आसमा का एक प्रोविजन लेकर आए हैं, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोविजन है। रेवोल्यूशनरी इन द सेंस कि ये एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लेकर आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टर्स या इंश्योरर्स के हित में ये एक मैंडेट है, जहां रियल टाइम आपका डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, रियल टाइम पैसा डिडक्ट हो रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शंस नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जो एक एजेंट्स का जो एक पूरा एक गैमेट बना हुआ था इंश्योरेंस से, वहां से वो चीज बाहर निकल रही है। और अल्टीमेटली जो मेन कमांडर्स हैं वो एक इंश्योरर है और कोई नहीं है। सो दैट इज व्हाट आसबा एक अपने में एक इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया है। तो जो भी सिद्धार्थ ने बोला राकेश जी, उसे समझ में आता है कि अब ये धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब तो खत्म हो जाएगा इस सब को लेके। मतलब डिजिटल जो हम जिस डिजिटल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बात करते हैं, उसी तरफ हमारा ये इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़ रहा है। झंझट खत्म हो जाएंगे एजेंट्स के साथ जो पहले होते थे। तो एजेंट्स के कमीशन का क्या होगा? और दूसरा ये कि ठीक है, कंज्यूमर ट्रस्ट तो बिल्डअप होगा इससे, लेकिन कोई एक टाइम लिमिट भी है कि इस टाइम लिमिट के भीतर आपको डिसीजन देना होगा कि आप पॉलिसी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, एस्पा ने कोई प्रोसेस चेंज नहीं किया है। एस्पा इटसेल्फ इज एक एडिशनल फैसिलिटी है जो आदमी इंश्योरेंस ले रहा है उसके लिए। अगर एजेंट की बात करें, अगर एजेंट ने आपके साथ कोई बिजनेस किया है तो एजेंट विल कंटिन्यू, एजेंट अपने कमीशन के लिए उतना ही टाइटल रहेगा जितना कि पहले था। ये एस्बा की जो सुविधा है केवल उन लोगों के लिए है जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो फॉर्म में 1 मार्च से जो फॉर्म में ये ज़रूरी डाला गया है कि आप कस्टमर से पूछेंगे क्या वो एस्बा की सुविधा लेना चाहता है कि नहीं। ये सुविधा जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, कंपनी को तो ऑफर एस्बा करना ही है, लेकिन कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि वो एस्बा लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। तो मैं इसको इस तरह देखना चाहता हूं कि ये इंश्योरेंस का जो एजेंट है उसकी कमीशन से इसको थोड़ा अलग किया जाता है, क्योंकि एस्बा इज ओनली पेमेंट मैकेनिज्म। वो इंश्योरेंस कंपनी अपने बैंक के थ्रू आपके बैंक से पैसे ले रहा है,
तो जो गवर्नमेंट का पुराना इनिशिएटिव रहा है जैम का, जो कि आधार और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू होता है, अब उस सुविधा में आपका बैंक अकाउंट जो है आपके मोबाइल में आ चुका है। आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, अपने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ये सुविधा इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है। तो आपके पास ये एस्बा का ऑप्शन जो है वो आपका है, आपको खुद सोचना है आप किस तरह से इंश्योरेंस के एजेंट के साथ डील करते हैं, वो आपका मैटर। इंश्योरेंस एजेंट को अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कैसे कमीशन लेना है ये उसका समझदारी है, लेकिन कस्टमर के लिए इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के लिए एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। एस्बा में एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है आपको, पहले क्या होता था कि जब इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे चले जाते थे तब वो इंश्योरेंस आपको पॉलिसी इशू करता था। एस्बा में अगर आपके पास आपने मैंडेट दे दिया है तो पॉलिसी आपकी इशू हो जाएगी, उसी समय से इफेक्टिव होगी। इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी ने उस मैंडेट को कब कैश कराया है। तो ये सुविधा जो है, दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इंश्योरेंस एजेंट को इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि आपने एस्बा में मैंडेट दिया है कि नहीं दिया। समझ में आ गया। तो हम एक काम करते हैं, दर्शकों के लिए थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं जो अभी राकेश जी ने बताया और जो सिद्धार्थ ने बताया। तो 4-5 इसके स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि आपने एक इंश्योरेंस प्लान किया, चूज़ किया और आपने कहा कि मैं इस बीमा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद आपने यूपीआई मैंडेट चूज़ किया कि आप इसको एस्बा के तहत लेंगे या नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आपने जो भी मान लीजिए 15,000 आपकी सपोज आपको पैसे देने हैं उस इंश्योरेंस के लिए, बैंक वो 15,000 आपके ब्लॉक कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो 15,000 अभी वो कंपनी के पास चले गए जो इंश्योरेंस कंपनी है, नहीं, वो आप बैंक ब्लॉक कर देगा। आप उसको उस टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपके बैंक में ही, आपके अकाउंट में ही वो पैसे रहेंगे। उसके बाद बीमा कंपनी ने 2 हफ्ते लिए, 3 हफ्ते लिए, वेरीफाई किया कि ठीक है हम आपको दे सकते हैं, आपका बीमा कर सकते हैं, अप्रूव भी कर दिया। अगर अप्रूव कर दिया तो जो वो ब्लॉक्ड अमाउंट था वो अब कंपनी के पास चला जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया, कैंसिल कर दिया, तो वो जो ब्लॉक्ड अमाउंट था वो आपके अकाउंट में अब वापस आ जाएगा। आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका रिफंड कैसे लूं या कुछ हो, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस, जो कि अब बीमा एस्बा के नाम से ये 1 मार्च से फैसिलिटी शुरू की है और इसमें दर्शकों को और ग्राहकों को फायदा ही होने वाला है। और अगर हम कुछ और चीजों की बात करें इस सेक्टर में, और साथ ही क्योंकि आपका जो एक्सपर्टीज है राकेश जी, वो पेंशन के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन अब सिद्धार्थ की बारी है जवाब देने की। आप पानी पी सकते हैं थोड़ा सा। सिद्धार्थ, आप ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 74% एफडीआई है इंश्योरेंस सेक्टर में, अब वो 100% कर दी जाएगी। तो उससे कितना परिप्रेक्ष्य बदलेगा भारत में बीमा कंपनियों को लेकर और साथ ही इस पूरे सेक्टर को लेकर, और ग्राहकों के लिए क्या कुछ बदलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपने बजट में एक 100% एफडीआई की इंश्योरेंस में बात करी गई, तो इसका क्या एक पेनिट्रेशन पे, एक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे और कॉम्पिटिटिवनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये यहां पर एक सवाल उठाता है। तो पहली चीज, 74% से जिस तरीके से 100% का एफडीआई आया, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अभी तक इंडिया में, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में या इंश्योरेंस बिजनेस में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो सबसे पहले आगे आएंगे और वो अपना एक भागीदार, एक रोल प्ले करेंगे, जहां पे वो इंडिया में एक इंश्योरेंस मार्केटिंग कंपनी या एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के तौर पे उभरेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स मार्केट में डेवलप होंगे, जहां कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम आएगा एंड इजीनेस आएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जो जनरली इंश्योरर है
उसको कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके कारण जैसे आपने बताया वो धक्के खाता है, उसको परेशानी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल 5 साल बाद वो फिर भागता है, उसको किस तरीके से पैसा मिले, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। 100% FDI इंश्योरेंस में आने से सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो एक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बहुत बहुत स्ट्रांग और रोबस्ट मिलने वाला है, जिससे अल्टीमेटली जो एक इंश्योरर है या फाइनल बेनिफिशियरी है वो इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। सेकेंडली, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए डिजाइन होते हुए मिलेंगे मार्केट के अंदर, जहां से आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी जो मार्केट में वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा हो गए तो अवेयरनेस जो इंश्योरेंस के अंदर आएगी वो भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी पूरा फुल फोर्स पे अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज लगाएगी, मार्केट पेनिट्रेशन के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, इंश्योरेंस को अप्रोच करने के लिए नए नए स्ट्रैटेजीज लेकर आएगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो एक इंश्योरेंस एज अ सेक्टर है उसका बूम होना बहुत क्लियर कट लाजमी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स पे भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बढ़ेगा तो उससे ये पूरा एक सेक्टर के जो रिटर्न्स आएंगे जो मार्केट्स में वो भी ज्यादा बेटर आएंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच किसी जमाने में जो इंडिया एज अ जायंट कंट्री, जहां आज एक 1.4 बिलियन के हम पॉपुलेशन पे बैठे हुए हैं, जहां पे सिर्फ 3 इंश्योरर्स हुआ करते थे किसी जमाने में, आज वहां कम से कम 20 से 25 इंश्योरर्स होंगे, इंश्योरेंस कंपनी होंगे, अंडरराइटर्स होंगे जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, उस इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, कस्टमर्स को फाइनल सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स बेटर देंगे, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे इंडिया में, जहां जिस तरीके से एक सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन एक इंश्योरेंस का फायदा उठाता है, वहां इंडिया में भी वो उस सारे एक्टिविटीज का या सारे प्रोविजंस का फायदा उठा पाएगा। सो ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम भी 100% रहेगी। मेरे ख्याल से ये एक उचित तरीका है जहां मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से 74% टू 100% FDI इन इंश्योरेंस विल चेंज द रेवोल्यूशनाइज द एंटायर मार्केट। जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सिद्धार्थ की, ग्लोबल प्रैक्टिसेस और ये सब भी हमें देखने को मिलेगा जब ज़्यादा कंपनियां बढ़ जाएंगी और इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी भी यहाँ पर आएंगी। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी जिसका जवाब मैं आपसे लूंगी राकेश जी से बात करने के बाद, लेकिन आप तब तक इसके बारे में सोचिएगा। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं जहाँ पर इंश्योरेंस जिन्होंने ली हुई थी उनको किस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज ने वापस पे नहीं किया और किस तरह से उनको एग्रीवेशन से गुजरना पड़ा, और ये सब जो चीज़ें हैं, क्या इसके लिए भी कोई रेगुलेशन होना चाहिए? कोई इसके लिए भी कोई एक डंडा सरकार का होना चाहिए? जो फाइन प्रिंट होता है जो कि पहले बताया नहीं जाता कि अगर आपको ओपीडी के चार्जेस चाहिए, मैं मेडिकल की अगर बात करूं, ओपीडी के चार्जेस अगर आपको रिफंड करवाने हैं तो वो 2 साल बाद आपको जब हो जाएगा तब मिलेंगे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आम नागरिक एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, तो वो मैं आपसे पूछूंगी कि उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन राकेश जी, आप ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पेंशन स्कीम्स वगैरह और इन सब के चलते, तो इंश्योरेंस को क्या लोग सिर्फ हेल्थ और अपनी जनरल इंश्योरेंस के रूप में ही एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, या फिर इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं? और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनके पास कोई अदर ऑप्शंस भी हैं जो ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं? जी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा दुख होता है कि हमारे जो समाज में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जो जानकारी है, जो पेनिट्रेशन है, वो बहुत ही कम है। और यही हमारी कोशिश है कि पैसा बोलता है प्रोग्राम के जरिए हम बिल्कुल टॉप से लेकर डाउन तक पहुंचे, और हम कोशिश करें कि हर एक आदमी जो हमारा चैनल देख रहा है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में कम से कम किसी से 19 ना हो, 21 ही हो। बिल्कुल। मैं इस चैनल के माध्यम से पहले तो ये आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये पहले भी एक प्रोग्राम में मैं आया था जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। मैंने उस समय भी यही कहा था, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई डिग्री नहीं है कि आपने डिग्री पास कर ली और आपका एजुकेशन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर समय मार्केट में नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जब नए प्लेयर्स आएंगे तो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और नई नई फैसिलिटीज़ कस्टमर को मिलेंगी।
तो उसकी जानकारी हमें लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। नए प्रोडक्ट, इंश्योरेंस की नई कंपनी आई हैं और नए प्रोडक्ट लिए हैं। पहले हमारे देश में केवल लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ही इंश्योरेंस बेचा जाता था। धीरे धीरे जब हेल्थ के इश्यूज बढ़ने लगे तो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ना, उसके बाद हमारे एसेट्स के इंश्योरेंस बढ़ना शुरू हुए। लेकिन हम इंश्योरेंस को केवल इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं या एक अल्टीमेट आउटकम की वजह से उसको हम लेना चाहते हैं। हम इसको कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए कि हमें इंश्योरेंस का कई हिस्सों में लेना चाहिए, एक लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, बाकी अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे पास हैं। केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इसको इंश्योरेंस की तरह ही लेना पड़ता है। मार्केट में इंश्योरेंस से ज़्यादा रिटर्न देने वाले भी प्रोडक्ट हैं। ये आपको उस समय मालूम होगा यदि आप मार्केट को देखेंगे। इंश्योरेंस गिव यू कई ऑप्शंस कि आप उसको एंडोमेंट में ले सकते हैं, कभी कभी उसको हाफ रिटर्न में ले सकते हैं, रिटर्न कितना लेना है, और इंश्योरेंस को पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई पेंशन का इंश्योरेंस में कई प्रोडक्ट जो आ रहे हैं। उसमें आपको ये जानना है कि आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस को केवल इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं या अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं। ये आपको स्वयं फैसला करना है। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि हमको जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानकारी लेने के लिए शायद हमें इतना समय नहीं देते हैं। हमारा एजेंट हमारे पास आता है, बोलता है कि ये फॉर्म है, यहाँ मैंने 3 जगह क्रॉस लगा दिया है, साइन कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। ये आप कृपा करके कभी ना देखें, उसको पूरा फॉर्म को पढ़ें। उसके अंदर आपके अधिकारों की जानकारी है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी में जो लायबिलिटी है आपके प्रति उसकी जानकारी है। आपको यदि किसी प्रकार लॉस होता है तो आप उसको किसके पास जाएं, उसके बारे में जानकारी है। आप उन सब जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही कृपा करके इंश्योरेंस लें, और ये भी देख लें कि आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहे। और उस सुरक्षित के लिए एस्बा का जो नया तरीका लाया गया है, एस्बा आपके पैसे को सुरक्षित करने का एक ऐसा माध्यम है जो आपकी जानकारी रहेगी। जो सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसको अच्छी तरह से यूज करके अपने पैसे की सुरक्षा, अपने पैसे की मूवमेंट, और अपने जो हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया है उसमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी, ये डिजिटल माध्यम से सब चीज संभव है। लेकिन आपको स्वयं अपने आप को सक्षम बनाना है अपनी जानकारी प्राप्त करके। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको समय समय पर अच्छी जानकारी दी जाती है। मैं डीडी उर्दू का धन्यवाद करता हूं क्योंकि 1 मार्च से जो लागू हुआ है उसका आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि एजेंट बोलते हैं कि 2 साइन कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। पता नहीं किस तरह की एक जल्दबाजी होती है कि बस बीमा करवाना है या जो भी करना है तो मतलब 2 साइन किए, चलो ये काम खत्म हुआ, पीछा छूटा जी। मतलब वो एक जो पेपर होता है लंबा चौड़ा, उसको पढ़ने से पता नहीं क्यों डर लगता है लोगों को। तो वो जो डर है वो खत्म किया जाए, और पूरा दिन आप मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल पर ही सारी जानकारी है। तो जो असली चीज है, जो आपके फायदे की चीज है, उसको देखिए। अपना एक एक जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पैसा बिल्कुल सही जगह लगना चाहिए। और यही जल्दबाजी कई बार जब हो जाती है तो सिद्धार्थ फिर वो गड़बड़ हो जाती है कि जब क्लेम मांगने जाते हैं तो क्लेम नहीं मिलता। कि वो तो पहले ही लिखा था, वो तो आपने साइन किया हुआ है, वो तो हमारे पास पेपर है, क्या किया जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। अगर आप अपने वेब पोर्टल पे अगर आप इंश्योरेंस एज अ डेफिनेशन देखें, व्हाट डज इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन, गिविंग यू प्रोटेक्शन। और इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस था वो सबसे पहले आया, इवेंचुअली हेल्थ इंश्योरेंस आया, और जैसे जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी ने इवॉल्व किया, फिर उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आए, जहां वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के साथ मर्ज किया इंश्योरेंस को, जहां उन्होंने यूलिप प्लान लाए, एंडाउमेंट प्लान लाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब इंश्योरर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको चाहिए क्या। क्या उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्या उसको एक टर्म प्लान चाहिए, या उसको एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंश्योरेंस प्लान चाहिए? अगर इस चीज़ पर
इंश्योरर को एक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि यस, मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जब मुझे कोई इलनेस हो या मुझे कोई एक मेडिकल इमरजेंसी हो, उस समय अगर मुझे उसका क्लेम लेना हो तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये जो एक बेसिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो इंश्योरर को 100% होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंश्योरर के अंदर ये क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा, उसको एक तो कंफ्यूजन पैदा होगा और फिर जो डिफरेंट एजेंट्स हैं उसको एक अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो बात रही फ्रॉम द इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो सरकार ने, जैसे आपने मुझसे अभी एक सवाल पहले बोला था, सरकार ने इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। सबसे पहले आपका जो इंश्योरेंस जो एक पूरी जो पॉलिसी है वो आपका डिजिटाइज्ड फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए। इससे बड़ी और क्या एक चैलेंज होगा। इट्स जस्ट लाइक योर स्टॉक्स। जैसे स्टॉक्स आपके पास पूरे टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेट में आप मॉनिटर कर सकते हैं, इन द सिमिलर मैनर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो इतने लंबे लंबे बहीखाते टाइप के ये जो पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम इन बिटवीन द लाइंस हम रीड नहीं कर पाते, एंड एट द एंड जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है और हमें उस प्रोविजन का हम फायदा नहीं उठा पाते, सरकार ने इसको क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए सबसे पहले इसको डिजिटाइज कर दिया। नाउ ऑल दीज इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स विल बी डिजिटाइज्ड और सरकार ने उसको ई इंश्योरेंस के नाम से बताया। सेकेंडली, कुछ दिन पहले ही सरकार ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ये बहीखातों के जो एक जलेबी टाइप के ये डॉक्यूमेंट्स है, इससे दूर हटके 15 पॉइंट्स में आपको डिस्कस करना है कि क्या प्रोविजंस हैं इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, कोई टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, सो दैट द फाइनल बेनिफिशियरी एक इंश्योरर को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर कट समझ हो कि ये जो मेरी पॉलिसी है इससे मैं ये अचीव कर पाऊंगा और इस समय में अचीव कर पाऊंगा। इससे एक जो इरडा ने, जो एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ये जो एक मुहिम चलाई है, इससे फाइनल इंश्योरर को एम्पावर किया है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट्स को में क्या लिखा है, आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं, और आपके अंदर वो जो एक जो अवेयरनेस जो होती है वो बेयर मिनिमल अवेयरनेस आ जाएगी। एक तो जनरली ये भी देखा जाता है कि आधे के तो ब्रोशर्स ही खो जाते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स, जब जरूरत होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स को आपको 20 साल 30 साल आपको इकट्ठा करके रखना होता है, कबाड़ी में चले जाते हैं। एग्जैक्टली और उसके कारण ये होता है कि आप घूमते रहते हैं, आप अपने एजेंट्स को ढूंढते हैं, एजेंट्स नहीं मिल पाते, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स ढूंढते हैं, वो नहीं होते, आप कभी कभार इस स्थिति में नहीं जा सकते कि आप इंश्योरेंस कंपनी में जाएं, अब आप तो एक असमंजस में पड़ गए, अब आपको यही नहीं पता कि करना क्या है। तो ये जो डिजिटाइज फॉर्म में जो ई इंश्योरेंस ने जो सरकार ने बात करी है या सरकार ने ये जो 15 प्रोविजंस इंश्योरेंस कंपनीज को दिए रेगुलेटर ने कि बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इस इंडस्ट्री में डूबियसनेस को या परेशानी को खत्म करने के लिए, एंड इन्वेस्टर को या इंश्योरर को यह बताने के लिए कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप इन प्रोविजंस को समझें और उसके बाद ही आप किसी पॉलिसी के अंदर जाएं। तो ये ऐप पर भी होगा? एग्जैक्टली। तो हम दर्शकों से पूछते हैं, फिर आपसे अब ये सवाल है कि आपके पास बीमा है, क्या आपको वो 15 पॉइंट पता है जो अभी सिद्धार्थ बता रहे हैं? अगर नहीं पता है तो इतने सारे ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, एक ऐप और डाउनलोड कर लीजिए, आपकी जो भी बीमा कंपनी है उसका ऐप डाउनलोड कीजिए और वो 15 पॉइंट जो हैं आराम से चाय पीते हुए उसको देखिए कि वो 15 पॉइंट्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करूं, ताकि जब आपके ऊपर परेशानी कभी खुदा ना खास्ता आए तो आप तैयार हों इस चीज़ के लिए। तो राकेश जी, वो कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो एक्चुअली बीमा की तरफ जाते हैं?
तो क्या उनके लिए कोई और भी ऑप्शंस आप यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे? मे बी सम पेंशन स्कीम्स और मे बी सम, क्योंकि क्या होता है ना, बीमा के नाम से लोगों को थोड़ा सा डुअल बेनिफिट लगता है कि एक तो हमारी सिक्योरिटी भी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। कुछ ऐसे और प्रोडक्ट्स हों जो अभी तक दर्शकों ने एक्सप्लोर ना किए हों? मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। हर आदमी जो अपना बिजनेस चलाता है वो आपसे कुछ ना कुछ तरकीब लगा के आपके पैसे अपने पास लेना चाहता है, पहली बात तो ये। लेकिन आपको हमेशा ये जानना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं और कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए हमारा इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में हमें मालूम होता है कि 15 साल के बाद बच्चे को इंजीनियरिंग भेजना है, बच्चे की शादी करनी है या मकान बनाना है, उसका टाइमलाइन हमारे पास फिक्स होता है। उसके लिए आप जो भी प्रोडक्ट, आपको सेविंग प्रोडक्ट ठीक लगता है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ठीक लगता है तो वो ले सकते हैं, या आपको एफडी करा सकते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट का, क्योंकि टाइमलाइन आपके पास क्लियर है। लेकिन जो आपको अल्टीमेटली लगता है, बीमार आदमी कभी भी हो सकता है, उसका मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए इंश्योरेंस से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अपना जीवन लंबा है और रिटायरमेंट का एज फाइनाइट है, और एज के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट्स की नेचर चेंज हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमें लगता है कि पेंशन हमारे पास होनी ही चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। आप भी देखेंगे कि पेंशन हर आदमी की ज़रूरत है, यदि वो अमीर है तब भी, इंडस्ट्री से तब भी, एक बिजनेसमैन है तब भी, और एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी। पेंशन सबको लेना चाहिए, और अपना पेंशन की सेविंग करते करते इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट भी हैं जो कि पेंशन के साथ जाते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने इंश्योरेंस लिंक पेंशन प्लान बना रखे हैं। एनपीएस है जो आपको ऐसा ऑप्शन देता है कि आप कैसे भी सेविंग कर सकते हैं, किसी पेंशन फंड के पास भी जा सकते हैं। इसी तरह से आईआरडीए की रेगुलेटेड एंटिटीज हैं पेंशन फंड्स, वो आपको इंश्योरेंस भी देती हैं, पेंशन भी देती हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास कितनी सेविंग करने की सुविधा है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्योर सेविंग है, क्योंकि आपको प्योर सेविंग जो बैंक अकाउंट में होना चाहिए वो भी चाहिए होता है, और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, बीमारी के लिए भी इंश्योरेंस चाहिए होता है, वो भी होता है। एक बार सिद्धार्थ जी ने बोला था कि 15 पॉइंट उन्होंने छोटे कर दिए हैं, 3 पेज का फॉर्म अब 2 पेज का हो गया, लेकिन वो 15 आइटम जो हैं वो भी आपको पढ़ने हैं और समझने हैं अपने अधिकारों के लिए, ताकि आपको मालूम है कि जब भी कोई इवेंचुअलिटी आती है इंश्योरेंस के लिए, उसमें आपके अधिकार क्या क्या हैं, और किस अधिकार के लिए आप किसके पास जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे दीजिए। तो सबसे पहली जरूरत यह है, इंश्योरेंस कंपनीज ने जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं उसमें जो आदमी ने इंश्योरेंस लिया है उसको ये सुविधा दी है ये बताने के लिए कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में आपके फ़ोन पे, आपके मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है। कृपया करके उसको ज़रूर पढ़ें। अब तो आपको बहुत डांट पड़ चुकी है, हम दशकों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब तो आप इंश्योर कीजिए कि जो ये 15 पॉइंट हैं वो अब आपको रटे हुए होने चाहिए। अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर पूछेंगे आपसे। लेकिन सिद्धार्थ, आपसे हम ये पूछेंगे कि 15-15 का आंकड़ा चल ही रहा है, तो मैं 15 की बात करती हूँ। अक्टूबर से लेकर और अब अगर मिड मार्च की हम बात करें, स्टॉक मार्केट ने बहुत लोगों को हिला दिया है। जिन्होंने 15 लाख लगाए होंगे, आज उनके अकाउंट में अगर वो देखें तो वो 15 से या तो 10 हो चुके हैं या फिर 9 या 11 हो चुके होंगे। तो ऐसे में बहुत लोग ना होप खो चुके हैं। उनके लिए क्या सिक्योरिटी है, उनके लिए क्या बीमा है, उनके लिए और साथ ही जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में कैसा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ महीनों में। अगर हम देखें तो जून से ही थोड़ी सी गिरावट जो शुरू हुई है वो अब, हालांकि पिछली 4 कैंडल्स हम कहें निफ्टी की तो अच्छी बनी है, लेकिन क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है वैसे भी। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर आप हमें स्टॉक मार्केट और साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में हम दर्शकों को बताना चाहें? ये शो इस समय करना
जब इंडियन मार्केट्स एक काफ़ी रफ पैच से जा रहा है ये, और मुझे पता है कि ये जो एक व्यथा है या एक एंजाइटी है, ये हर एक इंडियन इन्वेस्टर के अंदर आ चुकी है कि भाई 27 सितंबर और आज इंडियन मार्केट्स गिरी जा रही हैं, 15% तक का एक डाउनफॉल आया है। तो उसके कारण और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के अंदर जो पोस्ट कोविड जिन्होंने एंट्री करी है इंडियन मार्केट्स में, जिनको ये लगता था कि इंडियन मार्केट्स एक 22% एफडी की तरह एक हर सालाना रिटर्न देती है, तो उनका ये जो भ्रम है, ये जो टूटा है, इससे काफ़ी दिक्कत हुई। ये काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि उनका पैसा डूबा, क्योंकि उनको कभी इस बात का इल्म ही नहीं था कि इंडियन मार्केट्स भी एक नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है। बट ये जो एक फेज आया इंडियन मार्केट्स का, उसने एक इन्वेस्टर को ये बहुत चिंताजनक विषय में रखा है कि भाई एक इंडियन मार्केट्स या कोई भी मार्केट्स वर्ल्ड के कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, उतार और चढ़ाव हर बार रहेगा। इसलिए एग्रेसिवली सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागना इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स एक लंबे अंतराल के लिए किए जाते हैं, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए किए जाते हैं, जिसमें उतार और चढ़ाव भी ऑटोमेटिकली अपने अंदर कॉम्पनसेट हो जाते हैं। बट क्योंकि जो लोग पोस्ट कोविड में आए हैं, एंट्री करी है, उन्होंने ये कभी उतार जो है कभी देखा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ चढ़ाव देखा। अब वो एक ऐसी व्यथा में पड़ गए कि अब हम क्या करें, क्या हमें प्योर इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्या हमें प्योर इंश्योरेंस करनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स लेने चाहिए। तो मैं दर्शकों को यह बताऊंगा कि आपके पास एक प्रोपोर्शनेट मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। कभी इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंश्योरेंस को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। जैसे मां एक बाप का रोल नहीं ले सकते या बाप एक मां का रोल नहीं ले सकते, सबका एक डेजिग्नेटेड रोल होता है एक फैमिली में। इन द सिमिलर मैनर एक प्योर इन्वेस्टमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए, चाहे वो एक स्टॉक्स के माध्यम से हो, चाहे वो एक म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो, चाहे वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स पीएमएस भी हो सकती हैं। अगर आपके पास फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो एक आप एफडी में लगा सकते हैं, डेट फंड्स के अंदर लगा सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आप गोल्ड के अंदर भी रख सकते हैं। और जहां एक इंश्योरेंस की बात है, वहां आपके पास एक टर्म प्लान भी होना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास उचित मात्रा में सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके नीड्स को और जो आपके डिमांड्स को प्रॉपरली केटर कर रहा है या एड्रेस कर रहा है, तो आपको ये घबराने की, असमंजस में पड़ने की, एंजाइटी में जाने की, इन सारी स्थितियों से आप बच सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो एक अहम भूमिका है वो इंडियन मार्केट्स की नहीं है, वो एक इन्वेस्टर की या एक इंश्योरर की है, जहां उसको पूरा पता होना चाहिए कि वो कितने बड़े गहरे समुद्र में उतर रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे वो एक इरडा जो कि एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस एजेंसी का, या फिर वो सेबी जो कि एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट्स का। वो आपको क्लियर कट कुछ चीजें बताती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स क्लियरली बिफोर इन्वेस्टिंग, या फिर इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उन्होंने काफी क्लियर कट बोल दिया है कि ये 15 पॉइंट्स बहुत सिंप्लीफाई करके रखी है जिससे आप चीजों को समझ सके। ये क्यों किया जा रहा है? ये दर्शकों को एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है कि जहां आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100% हो और जहां आप अपने डिसीजंस अपनी बुद्धि से और अपनी मति से ले सकें कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट है जो सूटेबल है। अब किसी को चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और वो ले रहा है म्यूचुअल फंड, तो वो तो फिर एक अपने सर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो ये बहुत जरूरी है इन्वेस्टर को समझना कि कितने मात्रा में उसको इंश्योरेंस चाहिए और कितने मात्रा में उसको एक इन्वेस्टमेंट्स करना है और किस तरीके से उसको अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है। अगर ये चीजों की क्लैरिटी अगर इंश्योरेंस एक इन्वेस्टर / इंश्योरर के अंदर है, तो फिर मार्केट्स के उतरने से, चढ़ने से बहुत शॉर्ट टाइम में उसको दिक्कतें तो होंगी, लेकिन वो एक गलत डिसीजन नहीं लेगा। और वो उस गलत डिसीजन से अगर अपने आप को रोक पाएगा, ये उसके लिए एक सबसे बड़ी सर्विस होगी जो वो एक कठिनाई में या कठिन सिचुएशन में वो कर पाएगा। तो राकेश जी, जो बताया सिद्धार्थ ने वो तो दर्शकों ने समझा, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिनको आजकल बहुत ज़्यादा शौक हो गया इन्वेस्टमेंट का, बिना पढ़े लिखे इन्वेस्ट करना, यूट्यूब्स देखकर इन्वेस्ट करना,
और इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में इन्वेस्ट करना, सोचना कि शॉर्टकट होता है ये। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स बीमा नहीं करवा रहे हैं, बीमा भी करवा रहे हैं, लेकिन उनको इन सब चीज़ों में लगता है कि ये मनी वेस्ट है, क्योंकि वो तो एक ऐसी यंग एज है कि लगता है कि हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताएं। अभी सिद्धार्थ जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत क्योंकि जो भी आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं उसके चलते आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उस पॉकेट से पैसे निकाल के मार्केट में नहीं जाते हैं। आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आपको लंबे समय तक मार्केट में रहना है तो आपको कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यंगस्टर्स जो हैं हमारे वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उनको लगता है कि मार्केट में उतार ही उतार होता है और चढ़ाव भी चढ़ाव होता है, उतार होने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट एनी अननोन ऑफ फ्यूचर। ये बहुत आवश्यक है कि हम इंश्योर रहें। एग्जाम्पल तो कोविड का है, कोविड का एग्जाम्पल है, कहाँ से कूद के आ गया कोविड, पता ही नहीं किसी को। हाँ, किसी को मालूम नहीं क्यों कब कैसे आया। हाँ। और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हुए हैं, पूरी लाइफ को उन्होंने रोक के रख दिया। यदि हेल्थ इंश्योरेंस उस समय होता, जो कि हेल्थ कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस में एक क्वांटम जंप आया है लोगों के लिए, किसी को मालूम नहीं है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरत है, और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब की हमको आवश्यकता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, भले ही उसका एनुअली हमें पॉलिसी देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट कीजिए इंस्ट्रूमेंट के लिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट सोचिए कि आपको ग्रोथ कितना चाहिए। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव भी आए, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हम ले चुके हैं, तो वट एवर हमने इंश्योरेंस कंपनी जो लायबिलिटी अपनी एक्सेप्ट की है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकिंग, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने लिया है फिक्स टर्म का, दैट आल्सो डजंट गेट अफेक्टेड बाय द मार्केट अप एंड डाउन्स। तो आप ये सोच लीजिए कि आप मार्केट के अप डाउन्स के अगेंस्ट इंश्योर हो चुके हैं यदि आप फिक्स्ड अमाउंट पॉलिसी लेते हैं। तो एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं, वो अपना उनका अलग पैरामीटर होता है। जो मार्केट रिटर्न वाला है वो अलग बात है। यूलिप जो है वो अलग पॉलिसी होता है, क्योंकि वो यूनिट्स हैं, मार्केट इन्वेस्टमेंट है। मार्केट इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट डाउन होता है आपको तभी इफेक्ट करता है यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस डाउन टर्न में एनकैश करते हैं। अदरवाइज आपको उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट में हैं उनको अपनी सुविधा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। जैसे पेंशन प्रोडक्ट है, पेंशन हमको लगता है कि तो सिर्फ रिटायर्ड लोगों की जरूरत है। नहीं, रिटायरमेंट एक ऐसा पौधा है, पेंशन एक ऐसा पौधा है जिसका हम प्लांटिंग करते हैं अपनी यूथ एज में और उसके फल बूढ़े होने के बाद खाते हैं। पेंशन सबको लेना जरूरी है, इंश्योरेंस सबको लेना जरूरी है। यदि अपनी इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और उसी हिसाब से देखिए, आप जानकारी बन के देखिए कि आपको क्या चाहिए और कब आप एक्टिवली इन्वेस्टमेंट को प्ले करना चाहते हैं पोर्टफोलियो के साथ या अपना म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं। ये आपको खुद सोचना है, लेकिन जानकारी के साथ। किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के आप मत जाइए। जो भी आपको बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से बताते हैं, लेकिन आप उनसे नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, लेकिन हमेशा रेगुलेटर्स की और जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनके रिजल्ट्स को देखिए, रेगुलेटर की बात को सुनिए, मानिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ये आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं दर्शकों से कि जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के करें, और हमारा शो पैसा बोलता है यानी कि जो आपका शो है उसको अच्छे से देखकर, समझकर, बूझकर, उससे सीखकर ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका और साथ ही सिद्धार्थ आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और एक एनरिच करने के लिए हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों को हम बता दें कि ये जो शो था ये इस बारे में था कि जो बीमा एस्पाइक जो नई स्कीम शुरू हुई है, एक नया तरीका शुरू हुआ है जिसमें जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है और कंट्रोल है वो पॉलिसी होल्डर यानी कि आपके हाथ में रहेगा और आपका पैसा कहीं फ्रॉड में नहीं जाएगा, झंझट में नहीं आपको पड़ना पड़ेगा और बिल्कुल कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हो सकती। ये नया सरकार ने नियम बना दिया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय, अपनी सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।